हेलो एवरीवन, हमने 22 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन 23 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं 23 का। ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देता है। अब देखिए, ईगो पे नहीं लेना है। ठीक है, चीट कोड वाले जब हम पेपर चीट कोड से सॉल्व कर रहे हो तो कि नहीं मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो हिंदी वाले स्टेटमेंट ही देखूँगा और इंग्लिश का हूँ तो इंग्लिश वाले। जहाँ हमें पेपर क्वालिफाई करना है, ईगो नहीं दिखाना वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं सेकंड, इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 दिया है, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द। मैं आपको इसमें एक चीट कोड बता रही हूँ कि ये जो वन ऑफ द होता है ना, ये जनरली सही होता है। ठीक, जहाँ जहाँ भी आपको वन ऑफ द ये वर्ड दिख जाए ना, वो मान लीजिएगा कि ये सही दिया हुआ स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। देखिए हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। तो भाई कर देते होंगे, मतलब सही लग रहा है क्योंकि इतना कुछ दिया नहीं है। अभी आप कहेंगे डेटा दिया है, तो डेटा क्या है कि इसमें ये ना है कि प्राइवेट सेक्टर राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। तो हाँ, बहुत सारी जो हमारे इंडस्ट्री है उसमें ऐसा होता है कि हाँ वो अपने स्टेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये कोई नया नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट 1 2, हमें ये तो लग रहा है कि दोनों ही सही है। पहला तो सही है, वन ऑफ द दिया है तो सही ही होगा इनमें से एक। ठीक है, दूसरा भी सही लग रहा है। अब देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों में से कौन सा जो है वो ऑप्शन सही आ रहा है। देखिए, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए, क्योंकि कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। कुछ नहीं सही लग रहा। तो हम मान लेंगे फिर इसलिए ऐड करके देखते हैं। ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए, इसलिए कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं, या कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित करते हैं। इसलिए ऐसी संभावना कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। कुछ मतलब स्टेटमेंट 1 नहीं, लेकिन हाँ स्टेटमेंट 2 सही है कि है तो दोनों सही, लेकिन सेकंड जो है वो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बंद करने या स्टेरिलाइजेशन के एक भाग के रूप में माना जाता है? ऑप्शन है खुला बाजार कार्रवाई का संचालन, ठीक है, निपटारा और भुगतान प्रणालियों की निगरानी, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए ऋण एवं रोकड़ प्रबंधन। फोर्थ ऑप्शन है गैर बैंक वित्तीय संसाधनों के कार्य का विनियमन। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन में ना अगर आपको आंसर आता है तब तो सही है, नहीं आता तो आप नहीं कर सकते। हाँ, बस एक यहाँ पे एक तुक्का मार सकते हैं कि अगर यहाँ पे बंद करण दिया है तो बंद करण मतलब क्या होता है, बांधना हिंदी में, है ना। तो खुला बाजार का के भाग के रूप में माने तो अगर कोई चीज़ बांधनी है तो उसके लिए क्या हम ओपन मार्केट सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो आंसर 24 हो जाएगा, है ना। चलिए 25 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित बाजारों पर विचार करिए। सरकारी बॉन्ड बाजार, शीघ्रावधि द्रव्य बाजार या कॉल मनी मार्केट, कोषपत्र बाजार, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक बाजार। पूंजी बाजार में उपयुक्त में से कितने शामिल हैं? ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में ना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं लग सकता, कोई ट्रिक, कोई टूल्स कुछ नहीं लग सकते, कोई तुक्का कुछ नहीं लग सकता। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है?
ठीक है। लघु कृषक मतलब छोटे किसान और बड़ा खेत। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। युद्ध के कारण अपने देशों से बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर जिसमें वे सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बांटते हैं। पुनः स्थापन करना। किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समाकलन और संगति लाते हैं। सी ऑप्शन से किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक मिलकर किसी निगमित निकाय के साथ संविदा कर अपनी जमीन उस निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिए दे देते हैं, जिसके लिए वह निगमित निकाय कृषकों को एक सहमत राशि का भुगतान करता है। ऑप्शन डी है कोई कंपनी किसी क्षेत्र के कुछ संख्या में लघु किसान कृषकों को ऋण, तकनीकी जानकारी और सामग्री की निविष्टियाँ प्रदान करती है ताकि वे कंपनी की विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उसकी ज़रूरत के कृषि उपकरण का उत्पादन करें। चलिए इसके इंग्लिश वर्जन देखते हैं। क्या दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। देखिए मैंने आपको इससे पहले जब पहले वाले में बताया था कि अगर हमें सेम कुछ मिल जाए ना, कॉमन कुछ मिल जाए, तो उन्हीं दोनों में से आंसर ढूंढ लेते हैं। अब देखिए पहले में पढ़ा रीसेटलमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल uprooted from their countries due to war by giving them a large cultivable land which they cultivate collectively and share the produce। बी ऑप्शन है many marginal farmers in an area organize themselves into groups and synchronize and harmonize select agriculture operations। ठीक है। ऑप्शन सी है many marginal farmers in an area together make a contract with a corporate body and surrender their land to the corporate body for a fixed them for which the corporate body makes a payment of agreed amount to be farmer। डी ऑप्शन है a company extend loans, technical knowledge and material inputs to a number of small farmers in an area so that they produce the agricultural commodity required by the company for its manufacturing process and commercial production। देखिए फोर्थ ऑप्शन तो कहीं से लग ही नहीं रहा, फर्स्ट भी कहीं से नहीं लग रहा। ठीक, अब देखिए बी और सी ऑप्शन में क्या कॉमन मिल रहा है, मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया। ठीक है, इसमें भी इतना कॉमन है। अब इन्हीं दोनों में से आंसर होगा। चलिए देखते हैं बी और सी अगेन पढ़ते हैं। मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप्स एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सिलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। ठीक है, चलिए सी देखते हैं। मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया टुगेदर मेक कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉर्पोरेट बॉडी। अरे बाप रे, कुछ ज़्यादा नहीं दे दिया। एंड सरेंडर देयर लैंड टू द कॉर्पोरेट बॉडी फॉर अ फिक्स देम फॉर विच द कॉर्पोरेट बॉडी मेक्स अ पेमेंट ऑफ एग्री अमाउंट टू द फार्मर्स। ओह माय गॉड, एक्सट्रीम। तो आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारत सरकार काले तिल के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है। कितनी बार ये स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट हमें पता नहीं कितनी बार सुनने को मिल जाते हैं, कहीं न्यूज़पेपर्स में, कहीं न्यूज़ में, कहीं ना कहीं स्टेटमेंट तो सुनने को एग्जैक्टली मिल ही जाते हैं। तो ऑप्शन 1 तो सही है। सेकेंड थिंग, सिंपल सा स्टेटमेंट है, कुछ नहीं दिया है कि भारत सरकार काले तिल के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत उपलब्ध कराती है, तो हमें पता ही है। ठीक, कि गवर्नमेंट ही, इंडियन गवर्नमेंट ही देती है एमएसपी। अब सेकंड ऑप्शन देते हैं। काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। खरीफ की फसल कौन होती है? जो होती है जो गर्मी में बोते हैं, ठंडी में होती है। मतलब कि हम जो जुलाई अगस्त में बोते हैं और इधर अक्टूबर, मतलब इधर नवंबर दिसंबर जनवरी में रेडी हो जाती है। तो ये भी सिंपल सा स्टेटमेंट है ना। तो सेकंड भी सही है। थर्ड देखते हैं। भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं। भाई कुछ सम दिया है, नहीं चाहिए। देखिए सम दिया है ना, सम पीपुल, सम ट्राइबल। तो भाई कुछ लोग तो करते ही होंगे, ऐसा थोड़ी ऑल तो दिया नहीं कि ऑल ट्राइबल या ऑल जनजातीय लोग, है ना। तो कुछ लोग तो कर ही सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, कुछ एक्सट्रीम दिया ही नहीं, सिंपल स्टेटमेंट दिया, ऐसे तो हो गया आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। पहला ऑप्शन है ब्रांड पहचान, सेकंड माल सूची, थर्ड बौद्धिक संपदा, चौथी है ग्राहकों की डाक सूची। ठीक, कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं? ऐसे क्वेश्चन में ना अगर आपको आता है तो आता है, अगर आपको नहीं आता तो नहीं आता। ठीक, वैसे टेंजिबल इंटेंजिबल आपको पता ही है। ठीक, और इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि ब्रांड, किसी की ब्रांड पहचान, उसको हम ब्रांड की पहचान को थोड़ी मान, दैट मीन्स की जॉकी है, वुडलैंड है, लिवाइस है, यूसीबी है, तो ये पहचान है ना पर्टिकुलर की, तो उसको तो टच कर ही नहीं सकते, तो वो सही है। माल सूची ठीक है, उसमें ठीक है मल्टीपल दिया हुआ है। ठीक, तो हम ये तो कनेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इसमें है, तो उसके बाद उसको टच कर सकते हैं। तो इंटेंजिबल में तो होगा नहीं, टेंजिबल होगा, इसलिए नहीं होगा। थर्ड बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो होती ही है। बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल अमूर्त निवेश, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट होता ही है। ठीक है, ग्राहकों की डाक सूची, ये भी थर्ड मतलब फोर्थ ऑप्शन सही है, तो सिर्फ 5 सूची गलत है, इसमें आंसर होगा थर्ड। मतलब अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो कर लेंगे, बट पढ़ लीजिए तो सो मच बेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। जनांकीय निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी, शासन सुधार, स्थिर सरकार, कर एवं राजकोषीय प्रयास, समस्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयोग किया है? अब ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं छोड़ दीजिएगा। ठीक, माइंड नहीं लगाना है, बट इसका आंसर होगा ओनली 3। ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ इसलिए यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, जब दूंगी तब उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे बस मैं आपको पेपर सॉल्व करना सिखा रही हूँ कि जब आपको पेपर में कुछ नहीं आता तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन 30 देखते हैं। निम्नलिखित आधारिक संरचना क्षेत्रकों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार, क्या ही जाता है। ऑप्शन 1 किफ़ायती आवास, सेकंड सर्वसाधारण दूध परिवहन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, थर्ड स्वास्थ्य देखभाल, फोर्थ है पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा। उपयुक्त में से कितने पर यूएनओपीएस आधारित संरचना और नवाचार में धारणीय निवेश पहल या S3I अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करता है? पढ़े हैं? नहीं आता, बट अभी करेंगे ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व। देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। फर्स्ट है अफोर्डेबल हाउसिंग, सेकंड मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, थर्ड है हेल्थ केयर, फोर्थ है रिन्यूएबल एनर्जी। ऑन हाउ मैनी ऑफ द अबव डज UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशंस S3I इनिशिएटिव फोकस फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट? देखिए पहला अफोर्डेबल हाउसिंग मतलब सस्ते घर, ठीक है, इस पे तो फोकस करें। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन अगर हम इन पे फोकस करें तो देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग पे तो फोकस करेगा ही, ठीक है। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट बाय एक्स्ट्रा वर्ड, क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी तो लिख सकता था ना, क्या नीड थी उसको मास रैपिड देने की, बट नहीं, उसको क्वेश्चन गलत करना था, ये ऑप्शन गलत करना था, इसलिए उसने मास रैपिड दे दिया। देख लीजिए, ठीक, तो ये गलत हो गया। हेल्थ केयर पर फोकस करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करते हैं, तो ऑप्शन इज 3। ठीक, ये नहीं हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। सारभूत रूप में विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय किससे है? जिससे ये तो पता नहीं कितनी बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है प्री-वाईक्यू में, जब कराएंगे ना तब देखिएगा। चलिए 32 पे फोकस करते हैं। स्टेटमेंट 1 भारत में दंडाधिकारी जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 2 भारत में जल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। उपयुक्त कथनों के बारे में कौन सा एक सही है, देखते हैं। देखिए मैंने इससे पहले वाले उसमें बताया था आपको कि जहाँ पे ये अधिनियम एक्ट दे दिया जाता है ना वो सही होता है, तो स्टेटमेंट सेकंड तो सही है, ऑप्शन थर्ड देखते हैं, वो फर्स्ट देखते हैं।
भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियम और विनियम से करती हैं। तो राज्य सरकारें ही तो हैं, जेल राज्य सरकार में ही है ना। तो अब देखते हैं, ऐड करते हैं। ये तो पता चल गया कि दोनों स्टेटमेंट सही है। अब ऐड करते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। देखिए, भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियम और विनियम से करती हैं, क्योंकि भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है। तो ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन 33 करते हैं। कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबंधित करता है? यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। आवश्यक, भाई आवश्यक यानी कि अब इंग्लिश में है, देखिए बताते हैं। नेसेसरी वर्ड जो है ना, ये गलत होता है, तो पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड देखते हैं। इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड अ गवर्नमेंट। थर्ड देखते हैं। इट डिफाइंस एंड लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। बेस्ट रिफ्लेक्ट दिया है ना, तो क्या डिफाइन करता है? यही तो थर्ड, ये तो है, डिफाइन एंड लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट। पावर ऑफ गवर्नमेंट को ही तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो डिफाइन करता है ना। तो हिंदी में देख लेते हैं। क्या सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, फैक्ट है, वरना कुछ भी ना कर ले गवर्नमेंट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। भारत में किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है? फर्स्ट, यही आंसर है, क्योंकि ऐसे ये आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज़ें, अमेंडमेंट वाला, है ना। चलिए 35 पे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। कितने संवैधानिक निकाय हैं? कौन कौन से हैं? सिर्फ फर्स्ट ही तो है। इसको ऑप्शन होगा फर्स्ट। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। संवैधानिक निकाय कौन से हैं, संवैधानिक निकाय कौन से हैं, संविधान, सांविधिक और संवैधानिक आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। चलिए 36 देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पहले राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। थर्ड ऑप्शन है, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। अब देखिए, इसमें मैं बताऊं, इतना लंबा चौड़ा दिया है। अब इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। भाई इनवैलिड, पहले ही वर्ड मिल गया। इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ the president of India can be postponed on the ground that some legislative assembly have been dissolved and election are yet to take place। ऐसा थोड़ी होता है। थर्ड भी गलत, सेकंड भी गलत। When a bill is presented to the president of India, the constitution prescribes time limits within which he or she has to declare his assent। There is none। ये आपको ये प्रेसिडेंट में दिया हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रेसिडेंट वगैरह हर साल पूछता है क्वेश्चन यूपीएससी। 37 पे देखते हैं। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है, तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। सही है। क्वेश्चन स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है, तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। ठीक, चलिए
चलिए थर्ड देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। भाई नेसेसरी नहीं है कुछ भी, गलत स्टेटमेंट हो गया। सही। 38 क्वेश्चन देखते हैं। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है तो राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रण प्राधिकारी बन जाता है। पता नहीं, देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती। ठीक। थर्ड स्टेटमेंट है, ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वन उत्पादन को संग्रह करने की अनुमति होती है। गैर संग्रह तो कर ही सकते हैं, बट देखते हैं फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। प्रथा तो होती ही नहीं है, तो आंसर सी है ना। इंग्लिश में भी दे देते हैं। देखिए अब मैं इंग्लिश में आपको एक चीज़ बताऊँ। देखिए अभी मैंने बोला था ना आपसे कि जब सेम वाले हो जाए तो उसमें से एक ही सही होगा। देखिए अगर पहला एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी है, पहला थर्ड सही होगा तो फोर्थ नहीं होगा, फोर्थ होगा तो थर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे दिया अलाउ, तो अलाउ कहाँ क्यों होगा भाई? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, ऐसे क्षेत्र में एग्रीकल्चर थोड़ी अलाउ होगा। फोर्थ इसका ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ते हैं हम इंग्लिश में। With reference to a scheduled areas in India, consider the following statement. Within a state, the notification of an area as scheduled area takes place through an order of the president. Second option देखते हैं। The largest administrative unit forming the scheduled area is the district and the lowest is the cluster of village in the block. Third statement है, the chief ministers of the concerned states are required to submit annual report to the Union Home Ministry on the administration of scheduled area in the state. देखिए यहाँ पे दिया है होम मिनिस्ट्री, ऐसे गलत हो गया। ऑप्शन 2 सही हो गया। है ना। गृह मंत्रालय को क्यों देगा भाई। चलिए 40 क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट है। 40 क्वेश्चन है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीति या प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। अभी हमें नहीं पता होंगी कि नहीं होंगी, छोड़ देते हैं। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता को परिभाषित करता है। भाई जो भारत के संविधान में ना बहुत ही कम चीज़ें परिभाषित हैं, और जब पर्टिकुलर डेटा दे करके पूछे तो वो गलत होता है। और परिभाषित कुछ दिया होगा ना पेपर में कि ये परिभाषित किया, वो परिभाषित किया, वो 100% गलत होगा स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत है और फर्स्ट सही है। ठीक, चलिए 41 चलते हैं। धान्य काटक जो महासंधिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? अब ऐसे क्वेश्चन में आपको आता है तो भाई आता है, नहीं आता है तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा आंध्र। छोड़ दीजिएगा, वो मत लीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 42 पे चलते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए कर लेते हैं विचार। स्टेटमेंट 1, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना। अच्छा, पता नहीं होगी, हमें क्या पता। सेकंड स्टेटमेंट चलते हैं। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है था। थर्ड स्टेटमेंट, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। चलिए
इसका इंग्लिश देखते हैं क्या देखा, कुछ दिया है ऑप्शन। विथ रेफरेंस टू एंशियंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। देखिए जादू ओरिजिन वर्ड गलत होता है, तो पहला तो गलत हो गया। स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, जनरली वर्ड सही होता है, ठीक है। तो जनरली जहाँ देखे तो दैट मीन्स कि फर्स्ट सही है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, स्तूपा वाज वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ये भी सिंपल सही है, तो ओनली 2 ऑप्शन होगा सही। चलिए थर्ड क्वेश्चन 43 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरगई, पूमपुहार और मुजुरी किस रूप में विख्यात थे? अब इसमें बताऊं, देखिए यूपीएससी ना जनरली हिंट दे देता है, ठीक। वो या तो कुछ पोर्ट पूछता है या तो मनी के बारे में पूछता है, ठीक है यूपीएससी। तो अगर ऐसा पहले कोई ऑप्शन में दिख जाए ना तो 100% सही होगा। तो यहाँ पे कहाँ पोर्ट दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन पोर्ट दिख रहा है, दैट मीन्स कि सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम कल करते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।